तो ये क्या करेगा, पूरी बॉडी का वाटर जो है पूरी बॉडी का बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा, जितने भी वाटर है बॉडी में 75% या फिर अप्रॉक्स, तो वो जो है ऑब्जर्व कर लेगा, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक हो सकता है ना, हार्ट पंप करना बंद कर सकता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में पेशेंट को सबसे ज़्यादा मतलब हार्ट अटैक ही आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ही पेशेंट की डेथ होती है। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम ऑल ऑफ यू। सो हाउ आर यू? I hope you all are very well. So very much welcome to the channel Volunteer Knowledge Hub. So if you have not subscribed the channel, so please don't forget them. Okay. So let's start our video. Firstly, we will study about electric shock. ओके, इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक शॉक बेसिकली होता क्या है, बिजली का झटका लगने पर बॉडी में क्या क्या रिस्पॉन्स होते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जो है सब मेन हेडिंग है उसकी, जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सो फर्स्टली है करंट लगना क्या होता है। ठीक है, यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक शॉक, करंट लगना बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सिम्टम्स उसके देख लेंगे हम, पहचान कैसे सकते हैं। थर्ड वन इज रेंज और इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, इससे बॉडी पर क्या असर होता है। व्हाट टू नॉट डू एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, करंट लगने पर क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट टू डू एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, करंट लगने पर बेसिकली कर क्या सकते हैं ना, क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ आज हम इसमें, ये सब मेन हेडिंग्स हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक शॉक? An electric shock occurs when someone comes in contact with an electric energy source. Okay, किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स के कांटेक्ट में कोई पर्सन आता है तो उसकी बॉडी में एक इलेक्ट्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, एक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को एक अलग प्रकार का शॉक महसूस होता है ना, फील होता है। वही इलेक्ट्रिक शॉक होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी डैमेज हो सकती है, इंजरीज हो सकती हैं, वही इलेक्ट्रिक शॉक होता है। ठीक है, सारे नर्व सेल्स भी इसमें डैमेज हो सकते हैं। सो सेकेंड वन इज इट इज द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन और इंजुरी कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक करंट, एसी एंड डीसी। एसी और डीसी दोनों टाइप होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। ओके, पासिंग थ्रू द ह्यूमन बॉडी, शरीर में करंट लगने पर कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स और कुछ घाव भी हो सकते हैं। जैसे करंट वगैरह लगेगा तो बेसिक बात है, करंट पे फिजियोलॉजिकल उसकी कंडीशन खराब हो सकती है, इंजरी वगैरह भी हो सकती है उसको बॉडी में ना, हो सकती है ना। सो नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स। ओके, हम सिम्टम्स देख लेते हैं। बेसिकली करंट लगने पर बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं ना करंट लगने पर, सो वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले अगर देखा जाए तो जिस बॉडी में करंट लगा है, फिर जिस पर्सन को करंट लगेगा उसको सबसे पहले हम क्या देखेंगे उसमें, कॉन्शियसनेस। ठीक है, वो कॉन्शियस होगा या अनकॉन्शियस होगा, वो इस चीज़ उसमें देखने को मिलेगी। सेकेंड वन इज ब्रोकन बोन्स, हड्डियाँ ब्रेक हो सकती हैं उसकी, क्योंकि जब करंट लगेगा या फिर झटका लगेगा तो हो सकता है वो फॉल हुआ हो या गिर के हो, तो उसकी वजह से हो सकता है उसकी बोन्स भी फ्रैक्चर हो सकती हैं। थर्ड वन इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक इज बेसिक मैटर इन दिस, क्योंकि हार्ट अटैक आना एक बेसिक प्रोसेस है इसमें, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट लगता है बॉडी में तो जो अप्रॉक्स 75% वाटर से मिलकर के बॉडी बनी हुई होती है ना, कि ह्यूमन बॉडी में 75% अप्रॉक्स वाटर प्रेजेंट होता है। तो जब इलेक्ट्रिक शॉक बॉडी को कांटेक्ट में आता है कोई इलेक्ट्रिक सोर्स, तो बॉडी का जो टोटल वाटर है वो सब इलेक्ट्रिक सोर्स, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है टोटल वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से जो बॉडी में जो टोटल ब्लड बचा हुआ है वो ब्लड जो है गाढ़ा हो जाएगा और वह जो है सर्कुलेट प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाएगा बॉडी में ना, जिसकी वजह से हार्ट भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, हार्ट भी प्रॉपर वर्क कर नहीं पाएगा, प्रॉपर फंक्शन कर नहीं पाएगा, पंप कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के मेन ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई हो नहीं पाएगा, तो मेन ऑर्गन्स की डेथ होने लगेगी। और मेन ऑर्गन्स की डेथ जैसे कि लाइक ब्रेन,
ब्रेन, हार्ट वगैरह, टोटल लंग्स वगैरह सब कुछ धीरे धीरे जो है डेथ होने लगेगी उसकी, और जिसकी वजह से एंड में पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है, उस पर्सन की भी डेथ हो सकती है। सो फोर्थ वन इज हेडेक। इसमें हमें हेडेक देखने को मिल सकता है। प्रॉब्लम्स विथ swallowing, विजन एंड हियरिंग। सुनने, देखने, निगलने में प्रॉब्लम उस पेशेंट को देखने को मिल सकती है ना, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें। इरेगुलर हार्ट बीट कभी भी उसकी रेगुलर नहीं रहेगी। जब किसी को करंट लगने के बाद उसकी हार्ट बीट रेगुलर नहीं रहेगी, या तो फिर उसकी रैपिडली हो सकती है या फिर स्लो हो सकती है, ठीक है, स्लो रैपिड हो सकती है, रेगुलर बिल्कुल नहीं रहेगी, है ना। इसमें ईसीजी में हमें पता चल सकता है, जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं पेशेंट को तो उसका सबसे पहले जो है ईसीजी किया जाता है। तो ईसीजी में हमें देखने को मिलता है उसकी उसके हार्ट की हार्ट बीट देखने को मिलेगी, रेगुलर ही देखने को मिलेगी, है ना, कोई मतलब रेगुलर कंडीशन में बिल्कुल हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। सो नेक्स्ट वन इज मसल पेन। जिस पेशेंट को करंट लगा है तो उसको मसल पेन भी हो सकते हैं, सारे मसल्स वगैरह में पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और लंग फेलियर। करंट लगने के बाद पेशेंट को लंग फेलियर की भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है ना, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज सीजर्स। झटके देखने को मिल सकते हैं, बॉडी में झटके आ सकते हैं उसको, ठीक है, करंट लगने के बाद। नेक्स्ट वन इज स्किन बर्न। जली हुई स्किन हमें को देखने को मिल सकती है, जिस बॉडी में करंट लगा हुआ है, जिस पर्सन को करंट लगा हुआ है उसको स्किन जल जाएगी, या फिर जली हुई स्किन हमें देखने को उसमें मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रेंज या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, करंट लगने की क्षमता, किस क्षमता के करंट लगने पर बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। कितने एम्पियर पर इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर क्या कंडीशन होती है बॉडी की, ठीक है, वो चीज़ हम इसमें देख लेते हैं। तो फर्स्ट है 0 to 5 एम्पियर। 0 to 5 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी का करंट जब बॉडी में लगेगा तो परसेप्शन, बॉडी क्या करेगी, परसीव नहीं कर पाएगी किसी चीज़ को, ना देखेगी वो सब कुछ पर समझ नहीं पाएगी ये चीज़ क्या है, या फिर उसको कुछ चीज़ें जो है वो समझ नहीं पाएगा, या फिर कुछ चीज़ ऐसी समझ लेगा जो कि चीज़ असल में है ही नहीं, तो उसका परसीव करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, परसेप्शन लॉस हो सकता है। सो नेक्स्ट वन इज 10 to 25 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी से अगर किसी बॉडी में करंट लगेगा, है ना, कोई 10 to 25 एम्पियर की सोर्स से अगर कोई बॉडी कांटेक्ट में आती है तो उसी बॉडी में देखने को मिल सकता है लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल, ठीक है। तो लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल यानी कि पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो कंट्रोल खो देगा, ठीक है, बॉडी जो है मसल्स की कंट्रोल खो देगी, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाएगी, है ना, टोटल जितनी भी मसल्स हैं सभी कंट्रोल में नहीं रहेगी, जिसकी वजह से बॉडी, बेसिक बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन मसल्स में हो नहीं पाएगा तो उसकी वजह से बॉडी कंट्रोल बिल्कुल खो देगा बॉडी, है ना। सो नेक्स्ट वन इज 25 to 30 सॉरी 300 था यहाँ पे, सॉरी मिस प्रिंटिंग है वो, 300। सो 25 to 300 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी से जब कोई बॉडी कांटेक्ट में आती है तो उसमें हमें देखने को मिल सकती है, उस बॉडी में देखने को मिल सकती है इरेगुलर हार्ट रिदम, ठीक है। इरेगुलर हार्ट रिदम यानी कि उसकी जो टोटल हार्ट की रिदम है वो एक्सचेंज हो सके, यानी मतलब चेंज हो सकती है, ठीक है, या तो फिर वो टोटली एक साथ में यानी कि रैपिडली या फिर रैपिड या स्लो उसकी हार्ट जो है पंप करेगा, तो या तो फिर रैपिड करेगा या फिर स्लो करेगा, ठीक है। बहुत धीमी हार्ट बीट हो सकती है या फिर बहुत तेज हार्ट बीट उसकी हो सकती है। इतनी एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी से करंट लगने पर बॉडी में ये सिम्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 300 to 500 या इसके ऊपर, है ना, इसके भी अबव अगर एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी से अगर किसी बॉडी में करंट लगता है तो उसमें हार्ट अटैक, लास्ट फेज है, हार्ट अटैक ही आ सकता है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है। अगर इससे या इससे ज़्यादा की एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी से लगेगा तो बेसिक बात है
उसका जो ये बहुत ज़्यादा एम्पियर है वैसे है ना बॉडी की क्वांटिटी में देखा जाए तो ये क्या करेगा, पूरी बॉडी का वाटर वगैरह, वाटर जो है पूरी बॉडी का बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा, जितने भी वाटर है बॉडी में 75% या फिर अप्रॉक्स, तो वो जो है ऑब्जर्व कर लेगा, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक हो सकता है ना, हार्ट पंप करना बंद कर सकता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में पेशेंट को सबसे ज़्यादा मतलब हार्ट अटैक ही आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ही पेशेंट की डेथ होती है और बहुत जल्दी होती है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले इसी कंडीशन में सबसे पहले सीपीआर ही दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, इस कंडीशन में मान लो किसी को करंट लगा हुआ है, ज़्यादा तेज लग गया है, करंट वगैरह ज़्यादा तेज लगा हुआ है, और जिसकी वजह से वहाँ जो है प्रॉपर पल्स नहीं चल रही, या फिर पूरी ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में हम उसको सबसे पहले सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर का एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कैसे क्या करते हैं ना। सो बेसिक अगर हार्ट सीपीआर में बेसिकली क्या होता है कि जब हार्ट अपने आप से जो फंक्शन नहीं कर पाता तो उसको हम पंप करवाते हैं ना सीपीआर के थ्रू। ठीक है, कोई और पंप करवाता है ना अलग से, तो उसकी वजह से पेशेंट का हार्ट जो ब्लड बॉडी में सप्लाई कर पाएगा, जिसकी वजह से सीपीआर की वजह से, और जिसकी वजह से उस पेशेंट की मतलब जान बच सकती है। ठीक है, तो ये थे टोटल एम्पियर की रेंज, कितने एम्पियर पर बॉडी में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, वो चीज़ हमने इसमें देख ली थी। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं टोटल स्लाइड्स के, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके काम गए हैं। ठीक है, so next one is what to not do at the time of electric shock, है ना। तो करंट लगने पर क्या नहीं करना चाहिए वो इसमें हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज do not touch the person with your bare hands if the body is still touching the electric source। अगर बॉडी इलेक्ट्रिक सोर्स से टच है या उस अभी भी, सबसे पहले हमें देखना है कि जिस चीज़ से उसको करंट लगा हुआ है, जिस वायर से उसको करंट लगा हुआ है, वो बॉडी से अलग है या उसी से टच है, अभी बॉडी से टच है, तो वो चीज़ हमें देखना है। ऐसा नहीं जल्दीबाजी में हमने हाथ लगा दिया और उसको ऑलरेडी बॉडी से टच वो वायर है और हमने उसको हाथ लगा दिया, वरना हमें भी करंट लग सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें पहले ऑब्जर्व करनी है। So next one is do not apply ice, butter, ointment, medication, fluffy cotton dressing or adhesive bandages to a burn। ओके, यानी कि जल्दबाजी में ज़्यादा जली हुई बॉडी पर आइस, मेडिकेशन, कॉटन बैंडेज का उपयोग ना करें। ठीक है, जल्दबाजी में कभी भी हमें अगर कुछ ज़्यादा बॉडी जल चुकी है तो उस पर कभी भी ये सब चीज़ें अप्लाई ना करें, क्योंकि उसकी वजह से उसको ज़्यादा डैमेज हो सकता है, पर वो ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है ना। अगर ज़्यादा जली हुई बॉडी है तो उसको हमेशा या तो फिर उसका हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर कॉल करें। किसी भी प्रकार के हमें ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं करनी चाहिए बॉडी पे। ठीक है, उस टाइम पे अगर थोड़ी बहुत जली हुई है तो हम देख सकते हैं एक बार। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज डू नॉट रिमूव डेड स्किन और ब्रेक ब्लिस्टर्स इफ द पर्सन हैज़ बीन बर्न्ड। ओके, डू नॉट रिमूव द डेड स्किन, अगर स्किन जल चुकी है, फिर मतलब स्किन जल चुकी है फिर निकल चुकी है तो उसको कभी भी रप्चर नहीं करना है। और ब्रेक ब्लिस्टर्स, अगर छाले पड़ चुके बॉडी में तो ध्यान रखें कि छाले उसके ब्रेक ना हो पाए, फूट ना पाए हो। ठीक है, वो चीज़ हमें इसमें ध्यान रखना है, अगर बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है तो, या फिर जल चुकी है तो। ठीक है, फोर्थ वन इज आफ्टर पावर इज शट ऑफ, after power is shut off, don't move the person unless there is a risk of fire or explosion। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑफ करने के बाद जब तक कि वहाँ आग लगने या फिर किसी प्रकार का भी रिस्क खत्म ना हो जाए तब तक बॉडी को इधर उधर हमें नहीं करना, मूवमेंट नहीं देना है। ठीक है, बॉडी से नहीं, बिल्कुल भी नहीं टच करना है बॉडी को। ठीक है, जब तक कि वहाँ पे पूरा रिस्क खत्म ना हो जाए। ठीक है, सो ये सब चीज़ हमने देख ली, क्या नहीं करना चाहिए एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, वो चीज़ हमने इसमें देख ली। नेक्स्ट में देख लेते हैं व्हाट टू डू एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, है ना। करंट लगने पर हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या करें ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। सो
फर्स्ट वन इज, इसमें सबसे पहला हम देख लेते हैं सेट ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक। सबसे पहले सोर्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक हमें वहाँ पे ऑब्जर्व करना कंडीशन को क्या है, और ध्यान रखना है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है उस स्विच को हमें ऑफ करना है ना, ये इलेक्ट्रिक सोर्स को हमें कट आउट करना है, ठीक है, वो ध्यान रखें सबसे पहले। देन सेकेंड वन इज ऑब्जर्व द एरिया एंड फाइंड आउट द वुड स्टिक ETC, है ना। सेकेंड इन एरिया को पूरा चेक करें, और कोई लकड़ी की स्टिक जो होती है या फिर कोई लकड़ी का स्टिक जो है वो हमें ढूंढनी है वहाँ पे, है ना, ताकि हम जो वायर उससे लगी हुई है फिर उस पेशेंट को एक जो इलेक्ट्रिक सोर्स है उससे अलग कर पाए, ठीक है, उसकी वजह से। सो थर्ड वन इज रिमूव द इलेक्ट्रिक सोर्स फॉर द पर्सन विद द हेल्प ऑफ वुड स्टिक। वही इसमें है, इलेक्ट्रिक सोर्स बंद करने के बाद लकड़ी की सहायता से इलेक्ट्रिक सोर्स व्यक्ति से दूर करें, ठीक है, यानी कि जो लकड़ी हमने ढूंढी या फिर कोई लकड़ी का जो भी हमारे पास स्टिक वहाँ पे मिल पाती है या फिर कुछ भी लेना है, और उस लकड़ी की सहायता से पेशेंट से जो इलेक्ट्रिक सोर्स है या वायर है जो भी है उसको हमें यहाँ से मतलब उसकी बॉडी से दूर करना है, जैसे कि इसमें देख ही सकते हैं हम ना, इस जो इमेज में देख ही सकते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। सो फोर्थ वन इज if the person body is not burnt then give the comfort position and check out the body में हमें चेक करना है कॉन्शियसनेस, इंजुरीज, पल्सेस एंड ब्रीथिंग, है ना, यानी कि यदि शरीर पूरा जला ना हो, है ना, नहीं जला हो, पूरी तरह से नहीं जला हो, या फिर उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक है ना, जलने या नहीं जली हुई बॉडी पूरी, तो हमें सबसे पहले अच्छी पोजीशन देनी है उसको, जो उसको कंफर्ट लगे उस पोजीशन में, ना, ऐसी पोजीशन उसको देनी है। देन अच्छे से बॉडी को चेक करना है कि वो पूरी तरह से ब्रीथ ले पा रहा है, या कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, ब्रीथ ले पा रहा है, या फिर कोई उसको इंजरीज तो नहीं हो चुकी है, या फिर पल्स उसकी चल रही है नहीं चल रही है, ब्रीथ वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ हमें इसमें चेक करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, है ना, फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ में है इफ पर्सन हैज अनकॉन्शियस और नॉट एबल टू ब्रीथ। ये सबसे मेन टॉपिक है, मेन हेडलाइन है, मेन पैराग्राफ है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेशेंट करंट लगने पर यही प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, CPR वाली, ठीक है, तो इसको ध्यान से सुने। इफ पर्सन हैज अनकॉन्शियस और नॉट एबल टू ब्रीथिंग एंड हिज और हर पल्स आर ब्रेक टू सॉरी, है ना, सो यू हैव टू डू इमीडिएटली द CPR ऑन द पर्सन। यानी कि अगर व्यक्ति पूरी तरह से अनकॉन्शियस है, ठीक है, वो कॉन्शियस कंडीशन में नहीं है, अनकॉन्शियस हो चुका है, ठीक है, यानी कि बेहोश हालत में है, या फिर वो बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रहा, वो पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है, तो हमें वह सांस लेने में असमर्थ है, वो चेक करना है वो सांस लेने में मतलब सांस ले पा रहा है या फिर असमर्थ है सांस लेने में, ठीक है, वो चीज़ हमें चेक करनी है। या उसकी धड़कनें बंद है, पल्स भी हमें चेक कर लेनी है, धड़कनें उसकी चल रही हैं या फिर नहीं चल रही है, अगर वो भी नहीं चल रही हैं तो हमें सबसे पहले तो उसे कंडीशन में आपको तुरंत उसको CPR देना होगा। उस कंडीशन में आपको सबसे पहले उसको CPR जो है परफॉर्म वहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। CPR में बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट को देखा जाता है, उसकी सबसे पहले हम कैरोटाइड जो आर्टरीज होती है उसको हम देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या उसकी पल्स वगैरह चल रही है या नहीं चल रही है, और सेकंड थिंग उसमें चेक करते हैं कि उसकी ब्रीथ चल रही है नहीं चल रही है, वो चीज़ हम इसमें चेक करते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसकी ब्रीथ भी बंद है और पल्सेस भी नहीं चल पा रही, तो उसकी वजह मतलब उस कंडीशन में हमें क्या करेंगे, पेशेंट को सबसे पहले बेटर पोजीशन देनी है और एक ऐसे प्लेस पर लेके जाना है, ऐसी जगह पे उसको बेटर पोजीशन देनी है जो कि बिल्कुल मतलब टाइल्स या फिर कुछ ऐसा बेटर फर्श पर उसको लेटा देना है। देन उसकी चेस्ट पर मतलब हाथ वगैरह जो भी है, ये CPR का पूरा वीडियो में अगले वीडियो में डाल दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं CPR बेसिकली कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। CPR बहुत ही ज़्यादा मेन है, जो कि हार्ट अटैक वाली कंडीशन में दिया जाता है, करंट लगने पर जो बेहोश हो जाते हैं उसको दिया जाता है, जो बेसिकली अनकॉन्शियस हो जाती है, अचानक से झटके आने की वजह से मतलब गिर जाते हैं या फिर सांस जैसे कि रुक जाती है, उस वाली कंडीशन में CPR परफॉर्म बेसिकली करते हैं ना, ठीक है।
CPR प्रोसेसर पूरी जानकारी अगले वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, तो आप वो भी चेक कर लें। गंभीर स्थिति में मतलब गंभीर स्थिति में आप कुछ भी ना करें तो सबसे पहले सबसे पहले आपको फर्स्टली अगर ऐसी कंडीशन आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको 911 या 108 पर कॉल करना है ना, हेल्प के लिए। वहाँ से एम्बुलेंस यहाँ पे जो भी उसकी पूरा मेडिकल स्टाफ आ सकता है, ठीक है। आपको इन नंबरों पर कॉल करना है अगर ऐसी कंडीशन आप देखें तो। नेक्स्ट देख लेते हैं परफॉर्म CPR। ये पूरी CPR के परफॉर्मेंस के बारे में पूरा मैंने डाल दिया है इस पर, इसको आप पूरी तरह से देख सकते हैं कैसे CPR परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें पूरे CPR की डिटेल है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्नोसिस। इट मीन्स जब पेशेंट हॉस्पिटल जाता है या फिर हॉस्पिटल हम लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल में क्या क्या उसको डायग्नोसिस करना पड़ता है वो चीज़ देख लेते हैं। या तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्सिंग वालों के लिए या फिर मेडिकोस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो डायग्नोसिस में आता है फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ECG के बारे में है ना। जब सबसे पहले उसकी अगर डायग्नोसिस में देखें तो सबसे पहले उसको ECG किया जाता है, ठीक है। पेशेंट आया है इलेक्ट्रिक शॉक वाला तो उसको ECG करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी हार्ट रेट है वो हम चेक कर लेंगे, हार्ट रेट कैसी क्या है उसमें ECG में सब परफॉर्म हो जाएगी। सो नेक्स्ट वन इज कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना। ये CBC होता है, वो भी एक डायग्नोसिस है। ये कंप्लीट ब्लड काउंट ये टेस्ट होता है लैब में, है ना। ये भी करना उसका कब पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज यूरिन टेस्ट फॉर मसल एंजाइम्स, है ना। यूरिन टेस्ट भी होता है, हॉस्पिटल में किया जाता है, यूरिन टेस्ट करना होगा। नेक्स्ट आता है एक्सरे भी यही टेस्ट होता है, एक्सरे किया जाता है कुछ पेशेंट का करंट लगने वाली कंडीशन में। CT स्कैन भी होना इम्पोर्टेंट है करंट लगने वाली कंडीशन में, ठीक है। ये सब डायग्नोसिस है। करंट लगने वाली कंडीशन में क्या क्या पेशेंट के डायग्नोसिस होते हैं वो चीज़ हम इसमें देख सकते हैं ना। सो नेक्स्ट, thank you so much for watching the video, okay। so अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी ज़्यादा, है ना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके। सो थैंक